ठीक है ना, आगे बढ़ें। तो जेपीएससी पीटी के लिए क्लास शुरू हो चुकी है जनरल साइंस का बाय डीपीएन सर। जेपीएससी का जो पुराना बैच था आपका, जेपीएससी मेंस का बैच था, उसमें काफ़ी अच्छा सर पढ़ाए थे और सभी लोग अप्रिशिएट किए थे, सभी क्लास लोग पसंद किए थे। तो छात्रों की भारी डिमांड के बाद जो जेपीएससी मेंस का बैच चला था, सर से मैंने आग्रह किया कि थोड़ा सा पीटी के लिए देख लीजिए। तो जनरल साइंस का, एग्रीकल्चर का और आईसीटी का जो क्लास है 15 सवाल, उसका क्लास आपका शुरू हो रहा है आज से। कल से शाम में 7 बजे क्लास लाइव चलेगी रोज। तो लाइव जुड़ सकते हैं यूट्यूब से और हमारे ऐप दोनों से आप जुड़ सकते हैं शाम में 7 बजे। आज आपकी पहली क्लास है, डेमो क्लास है। तो जेपीएससी पीटी के लिए जो नया बैच है उसकी पहली क्लास आज कर लीजिए। कल से शाम में 7 बजे शुरू हो जाएगा आपका लाइव क्लास होगा, जो कि चलेगा आपका यूट्यूब पे भी और चलेगा ऐप पे भी। ठीक है, और बाकी जो पेड कोर्स है उनके लिए तो ऐप में रहेगा ही। पेड कोर्स में जो भी जुड़े हैं पहले से उनकी क्लास चल रही है। अभी क्लास चलेगा 2 क्लास, हिस्ट्री का लगातार और जनरल साइंस का। और पेपर 2 वाली क्लास चलेगी आपकी मंगलवार से या बुधवार से लगातार। ठीक, लीजिए संभालिए सर। ओके, थैंक यू वेरी मच पांडे सर। नमस्कार बच्चों, मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का जोहार एडू कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट टाइम हमारी आपकी मुलाकात हुई थी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, मैंने आप लोगों की झारखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की क्लासेस मैंने लिया था, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सर के द्वारा सूचना मिली कि आप लोगों ने उस क्लासेस को बहुत पसंद किया था, मुख्य परीक्षा की क्लास को, और इतना अप्रिशिएट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सर ने मुझसे कहा कि झारखंड पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए जो जोहार एडू कैंपस से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सर प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो भी सेवा आप दे सकते हैं अपने विषय से संबंधित बच्चों को दीजिए, ताकि बच्चे झारखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करके पुनः मुख्य परीक्षा में प्रवेश करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैंने सर के आदेश का पालन किया। सर ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों के भविष्य की बात है, तो जैसे ही समय मिलता है मैं आऊंगा और आप लोगों की क्लासेस लूंगा। अपने व्यस्ततम समय में काफी बिजी शेड्यूल रहता है, जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन मैंने समय निकाला और मैंने कहा कि नहीं सर, मैं झारखंड के विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ाऊंगा और उनकी सफलता में कोशिश करूंगा कि कुछ सहयोग कर सकूं। तो जैसा कि मैं आज की जो क्लास का जो पर्पज है वो आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। है बेटा, इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी विषय की शुरुआत करने जाते हैं तो उस विषय में हमें कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ना होता है, कौन कौन से एरियाज पे हमको विशेष फोकस रखना होता है, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मैं अपने विषय की ही बात करूंगा। तो हम लोग जनरल साइंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्शन है बेटा, और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर आपने ईमानदारी से अगर मेरी क्लासेस कर लिया तो देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99.9% मैं आपको कह दे रहा हूं। कोशिश यह रहेगी कि मेरे क्लास नोट्स से, मेरे क्लास लेक्चर से कोई भी प्रश्न बाहर से ना आए। अगर आप सभी लोगों ने अगर ईमानदारी से प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस अगर मेरी कर लिया तो आपको खुद महसूस होगा कि नहीं ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उस सेक्शन से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग मेरी लाइव क्लासेस में जो कल से स्टार्ट होगी उसमें आप सभी लोग जुड़ें और जुड़कर इस विषय को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इस विषय को समझा जाता है। आपको एक बात जानकारी दे दूं कि ये एक तरह से साइंस जो होता है ना, बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन साइंस को एंजॉय करते हुए पढ़ने वाले विद्यार्थी या साइंस को एंजॉय करते हुए पढ़ने वाले अध्यापक आपको बहुत कम मिलेंगे। टचवुड, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मेरी क्लास में आपको खुद महसूस होगा कि हम विज्ञान जैसे कठिन विषय को, चाहे वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे वो
साइंस का विद्यार्थी हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी जब मेरी क्लासेस को ईमानदारी से पढ़ेंगे, हमारी क्लासेस को सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि शायद आज तक हमने ऐसी साइंस नहीं पढ़ी है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। तो जैसा कि आप सब मेरा परिचय तो जानते ही हैं, मैं जोहार एडू कैंपस, जो झारखंड पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जोहार एडू कैंपस के माध्यम से हमारे मिस्टर आर के पांडे सर, जो इसके डायरेक्टर हैं, बड़े नेक दिल इंसान है, बड़े मेहनती इंसान है, हर वक्त झारखंड पीसीएस के विद्यार्थियों के बारे में सोचते रहते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि मतलब सप्ताह नहीं बीतता है, मैं बड़े दूर दूर जगह जाके क्लासेस लेता हूं, फोन करते हैं, तो जब भी बात करेंगे तो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या कुछ नया किया जाए कि झारखंड के स्टूडेंट हमारे कहीं उनको जाना ना पड़े, वो हमारे यहां से ही सब सारा मटेरियल प्राप्त कर लें और उन्हें इजीली सब कुछ प्राप्त हो जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। बहुत मेहनत करते हैं आप सभी, इनको धन्यवाद भी दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय, आप लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम डीपीएन सिंह है और मैं जोहार एडू कैंपस, इसमें आप लोगों की मुख्य परीक्षा की साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास ले चुका हूं। आज झारखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं। आज मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है। 11वीं जेपीएससी फाउंडेशन बैच है ये, जिसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। जेपीएससी पीटी का ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है, जो डेली लाइव चलेगा 7 बजे। अगर कहीं कोई समस्या भविष्य में नहीं आती है तो डेली ये 7 बजे, ये टाइमिंग आपका फिक्स है, जिसको 7 बजे से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों के इच्छानुसार हम लोग की क्लासेस चलेंगी। ये आपका, इस पर सर ने एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, अवश्य नोट कर लीजिए। जरूर इस पर आप जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह की। मैं नंबर एक बार बोल देता हूं, 9871230795। इस नंबर को जरूर आप लोग सेव कर लीजिए। इस पर आप सेव कर लीजिए और इस मैसेज, ये जो नंबर आपको मैंने बोला है 9871230795, इस पर आप मैसेज सेंड करेंगे कि हम सर जोहार एडू कैंपस से जुड़ना चाहते हैं, हम आपके विद्यार्थी हैं, तो वो आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे और जैसी भी जो भी सूचनाएं झारखंड पीसीएस से रिलेटेड या आपके विषय से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, उसका समाधान वहां से आपका कर दिया जाएगा। तो जरूर इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं। जनरल साइंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको मालूम ही है कि जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन आते हैं। आपको एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ये भी आपका 6 नंबर का आता है और आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6, 6, 12, 3, 15, 6, 6, 12, 3, 15 और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, जैसा मैं मुझे आपके नोटिफिकेशन से जो सूचना प्राप्त हुई है। चलिए, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग को ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब जो है हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस जिसको हम लोग सामान्य विज्ञान कहते हैं, सामान्य विज्ञान। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान को इंग्लिश में जनरल साइंस कहते हैं। सामान्य विज्ञान को बेसिकली बेटा 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है कहा जाता है बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान, आप सबको पता ही होगा। दूसरा सेक्शन जो इसमें आता है वह है केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान। और जो तीसरा सेक्शन इसका है वो है
फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों विषय जो हैं ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन एक ट्रेंड है जो पीसीएस के एग्जामिनेशन का जो एक ट्रेंड है, या आपके झारखंड पीसीएस का एक ट्रेंड है कि उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी विषय को वेटेज दिया जाता है तो वो है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बाद आपका रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका 6 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि 6 के 6 क्वेश्चन आ जाते हैं जीव विज्ञान से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6 में आपको अकेले 3 से 4 क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का होगा, बाकी जो रेस्ट 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के होते हैं। उसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उससे आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। आइए हम पहले इसके सिलेबस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, इसके सिलेबस पर नजर डालते हैं कि बेटा ये जो सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है, इनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जीव विज्ञान में कौन कौन से विषय हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जहां तक जीव विज्ञान की बात है यानी बायोलॉजी की बात है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मेरी क्लास जहां से शुरू होगी वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन यानी कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का परिचय हम देंगे, और जो ये बायोलॉजी जो विषय है, इस विषय को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी किसे कहते हैं, बॉटनी को सबसे पहले बॉटनी विषय पर स्टडी किसने किया, या एनिमल्स पर, जूलॉजी पर सबसे पहले स्टडी किसने किया। इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद बेटा हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी में जो लिविंग बींग्स होते हैं या जीवित प्राणी जो होते हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। अब ये आपको जानना तो जरूरी होगा ना कि ये मार्कर जो मैंने लिया हुआ है, ये क्यों नॉन लिविंग बोला जाता है, निर्जीव बोला जाता है, और हमें सजीव क्यों बोला जाता है, क्यों हम लोग अपने आप को कहते हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स। इसके पीछे बहुत सारे कारण है बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हम लोग आप कहेंगे कि सर रिस्पिरेशन करते हैं, हम लोग के इस बॉडी में डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे अंदर संवेदना होती है, हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि सर हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी अपने समान किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम लोग की बॉडी में होता है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके कारण हम लोग अपने आप को कहते हैं कि वी आर द लिविंग बींग्स एंड मार्कर इज द नॉन लिविंग थिंग्स। आई बात समझ में? इसीलिए मार्कर में वो सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मार्कर जो है ये नॉन लिविंग है, या कोई नॉन लिविंग क्यों है और हम लोग क्यों लिविंग है, इन पर हम लोग एक इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें, रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे करंट को जोड़ते हुए मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन को। बहुत ईमानदारी से इस क्लास को जरूर करिएगा ताकि आगे के चैप्टर में आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। फिर इसके बाद बेटा जब हम लोग दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें दूसरा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेल यानी कोशिका। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों का या जीवधारियों का वर्गीकरण। हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण। जब तक हम जीवधारियों के वर्गीकरण को नहीं जानेंगे, उसके बाद हमको कोशिका समझ में नहीं आएगा।
देखिए, जीवधारियों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें बेटा, तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि कौन सा प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमें जब यही नहीं पता होगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, प्लांट किसे कहते हैं, एनिमल किसे कहते हैं, तो फिर आप कैसे उनके बारे में जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। तो वो जहां हमें पता चलता है इन सब बातों की जानकारी, उसे ही बेटा हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पर मैं डिस्कशन करूंगा। और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति, जैसे किसी मटर है तो मटर का वानस्पतिक नाम है पाइजम सेटाइवम, तो वो जो पाइजम सेटाइवम होता है, ये पाइजम क्या है, सेटाइवम क्या है। पाइजम वंश है, सेटाइवम जाति है। तो वंश और जाति में जब कोई नाम को बांटा जाता है तो उसे द्विनाम पद्धति बोला जाता है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसको किसने प्रपोज किया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो वो कैरोलस लीनियस थे। इन सब बातों पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बेटा हम लोग सेल जैसे चैप्टर पे आएंगे, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेल क्या है, सेल के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। फिर उनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोजोम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इस तरह के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, हम लोग उनका डिटेल स्टडी करेंगे कि उनकी विशेषता क्या है, उनके कार्य क्या है और वो किस लिए हमारे सेल में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये पूरा हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे। सेल के बाद फिर बेटा हम लोग सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, यानी कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। और कोशिका विभाजन के बाद फिर हम लोग ऊतक के बारे में यानी टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। तो सेल डिवीजन क्या है, जब हम लोग सेल पढ़ लेंगे तो हमें सेल डिवीजन के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। सेल डिवीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा याद रखिएगा, कोशिका विभाजन जो होता है ये किसी भी जीवधारी के वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई भी जीवधारी है, अगर उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो ये मान लीजिए कि वो सेल डिवीजन के कारण होता है। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन के प्रकार जैसे आपको अमाइटोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। ये अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन किसमें होता है, माइटोसिस किसमें होता है यानी समसूत्री विभाजन किसमें होता है, मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, और ये कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो भी इससे प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग अगले चैप्टर पर आएंगे, टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यूज होता क्या है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, प्लांट टिश्यूज को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य क्या है, उनके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। परमानेंट टिश्यूज में आपको 2 भागों में बटा है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कॉर्क क्या है, एपिडर्मिस क्या है, इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में हम लोग अध्ययन किया जाएगा कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, आपका मस्कुलर टिश्यूज हो गया, आपका नर्वस टिश्यूज हो गया, इन सब पे हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में कि ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होता है। आई बात समझ में। फिर बेटा हम लोग ऊतक पढ़ने के बाद सीधे फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, और उस फिजियोलॉजी की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह है न्यूट्रिशन, विटामिन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण,
ये है विटामिन, ये है पाचन तंत्र। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन क्या है और पाचन तंत्र आपके कैसे होते हैं, इन पर पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें बॉडी में एनर्जी कैसे मिलती है, हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, या हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स में जो टूट फूट की मरम्मत होती है आखिर वो किसके द्वारा होती है, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। तो ये हम लोग न्यूट्रिशन के द्वारा ही जानेंगे। और न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसा होता है, जब हम माउथ में भोजन को इंटेक करते हैं, फिर हमारा पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर डिफेकेशन होता है। ये आखिर ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर बेटा हम लोग न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होता है, इनका पूरा एक अध्ययन करेंगे और इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देन आफ्टर वी हम लोग चलेंगे विटामिन की तरफ। तो विटामिन का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज होता है। विटामिन क्या है, विटामिन के टाइप्स क्या हैं, उनके कमी से क्या डिजीजेज हो सकते हैं, क्या खाने से विटामिन की पूर्ति हो सकती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग फिर पहुंचेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो पाचन तंत्र का एक संरचना बनाऊंगा, उस पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है। माउथ से हम लोग पाचन की शुरुआत करते हैं, फिर फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और फिर उनमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती है, उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। और साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, आपका लीवर यकृत हो गया, आपका पैंक्रियाज हो गया, इनका क्या रोल है, ये किस तरीके से पाचन में हेल्प करते हैं, इस पर हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। जोहार एडू कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों की क्लासेस प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी के लिए ले रहा हूं और सभी लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जिस तरीके से हम जनरल साइंस पढ़ेंगे या एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप खुद कहेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा खुद जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। कल 7 बजे से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी शाम को, वो आपको सूचना संस्थान के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, विटामिन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जाएगा, यानी श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्वसन तंत्र ये क्या होता है, जैसे श्वसन होता है ना, जैसे मान लीजिए एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा श्वसन, और एक सुना होगा श्वासोच्छ्वास। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं। आपको मोटी मोटा एक जानकारी आपको दे दूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन में बॉडी को एनर्जी मिलता है, और ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम लोग जो सांस अंदर खींचते हैं उसको बाहर करते हैं। तो अंदर और बाहर जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वो ब्रीदिंग कहलाता है। और रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें बॉडी के अंदर गैस गया, ऑक्सीजन की हेल्प से हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक होगा और एनर्जी बनाएगा। दिस इज द रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, हम लोग वायवीय श्वसन में क्रेब्स साइकिल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर एक सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है और किस तरीके से ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये पूरा डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद बेटा हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं ये बेटा जो भी हम लोग भोजन करते हैं ना, जो फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं, फिर डाइजेशन होता है, तो पाचन होने के बाद जो एक आवश्यक पदार्थ होता है वो तो ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विषैला
पदार्थ के रूप में काम करेंगे, हानिकारक होते हैं, ज्यादा समय तक शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर को बीमार कर देंगे। तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालने के लिए तमाम सिस्टम बने हुए हैं। जैसे हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, मल परित्याग करते हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। तो बेटा ये सारे के सारे जो सिस्टम है ना, ये आपको जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। उनका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, साथ में किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्लड, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, थोड़ी बहुत जानकारी हार्ट के बारे में भी हम लोग लेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसमें हम लोग रक्त क्या है, रक्त के कंपोनेंट जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और रक्त जो रक्त ग्रुप होता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये क्या है, और जो रक्त में जो आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर के कारण जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और भी ब्लड जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे हम लोग। साथ में हार्ट जो होता है कितने चैम्बर का होता है, जैसे मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया तो हम लोग का चैम्बर, फिर फिशेस के कितने चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर्स होते हैं, और पूरा डिटेल स्टडी हम लोग इसमें अच्छे ढंग से करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहां तक जो भी आप लोगों को मैंने जानकारी दी, मैं आशा करता हूं कि आप सब इस मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास को सुनकर ही ये आश्वस्त हो गए होंगे कि किस तरह की क्लासेस आगे चलने वाली है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको इंट्रोडक्टरी क्लास को सुनेंगे और पूरी क्लास को ध्यान से सुनने के बाद फिर आप मन बनाएंगे कल की अपनी लाइव क्लास के लिए। तो लाइव क्लास इससे और बेहतर चलेगा। पहले आप इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बेटा ये जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर आगे क्या करना है हम लोग आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलिए या हार्मोन्स बोलिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। हम लोग इन दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, चाहे वो वॉलंटरी एक्टिविटीज हो चाहे इनवॉलंटरी, वॉलंटरी इनवॉलंटरी को थोड़ा समझिए। एक हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, जैसे मेरा मन किया हाथ ऊपर किया तो हाथ ऊपर कर दिया, ये मेरी इच्छा से हो गया। लेकिन मेरा जो हार्ट है वो हार्ट बीट कर रहा है, ये मेरी इच्छा से तो कर नहीं रहा। मैं चाहूं इसको रोक दूं या चाहूं इसको चला दूं तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो कहने का मतलब है कि दो तरह की क्रियाएं होती है, एक अपनी इच्छा से होता है जिसको वॉलंटरी कहते हैं, और एक अपनी अनिच्छा से होता है जिसको इनवॉलंटरी कहते हैं। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को जो बॉडी के अंदर जो पार्ट कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी उसे नियंत्रित करता है और समन्वयित करता है, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा जो हम लोग क्रैनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम लोग बॉडी के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हार्मोन्स, और हार्मोन्स जहां से रिलीज होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होता कैसा है, डक्टलेस होता है या डक्टफुल होता है, ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं पैंक्रियाज को, ये सब भी हम लोग जानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
ये पूरा का पूरा जो हम लोग का ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है और अलग अलग हार्मोन्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर, उन पर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा बेटा। फिर ये नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता के बारे में बताया जाएगा कि जेनेटिक्स है क्या, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का क्या रोल है, उनके लॉज क्या कहते हैं, और जेनेटिक्स में और भी जो बहुत सारी बातें होंगी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग प्लांट बायोलॉजी, अब इस प्लांट बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ट्रांसपिरेशन जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, प्लांट हार्मोन और अन्य जो भी और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग आगे ही डिस्कस कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बेटा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कैसे होता है और उसकी डिटेल स्टडी किया जाएगा। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसका डिटेल स्टडी किया जाएगा। फिर हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से हमारे प्लांट हार्मोन प्लांट बॉडी में रोल प्ले करता है। तो ये मोटी मोटा मैंने आपको इसके अलावा जो और भी जो चैप्टर बचेगा विविध मैं लिख देता हूं, उन चैप्टर्स पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ये मोटी मोटा हमारा एक कहा जाए तो बायोलॉजी का एक डिस्कशन किया मैंने कि बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद बेटा हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे आगे चल के। अब जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो बात बताने जा रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक आपको मैं आइडिया दे देता हूं। जैसा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं जिन जिन चीजों पर डिस्कशन करूंगा, इसको सीरियल वाइज की जो प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाए। जैसे आपको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, जिसको बोला जाता है बेटा जीएम क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बाद हम लोग जो कुछ क्रॉप पे डिस्कशन करेंगे, जैसे बीटी ब्रिंजल क्या है, बीटी ब्रिंजल क्या होता है, जैसे बीटी कॉटन क्या है, जैसे आपको मस्टर्ड की एक वैरायटी है जैसे DMH11, ये मस्टर्ड की वैरायटी है। उसी तरीके से आपको डिस्कशन किया जाएगा कि गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस क्या है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन कहां से आया है, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक बात बता दूं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को जानने के लिए थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी को समझना होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज तैयार किए जाते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज जो बनाए जाते हैं उनसे किस तरीके से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट की हम लोग चर्चा करेंगे। और बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस बैक्टीरिया बोला जाता है। इसमें क्या विशेष बात है, कौन सा ऐसा जीन है जिसकी वजह से इनके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता व्याप्त हो जाती है, तो वो क्राई1 AC जीन होता है। बीटी ब्रिंजल पर भारत सरकार ने बैन क्यों लगा दिया है, इस पर भी डिस्कशन होगा। बीटी कॉटन पर कौन सा, जैसे बॉल वर्म्स होता है, बॉल वर्म्स को समाप्त करने के लिए बीटी कॉटन तैयार किया गया, बीटी कॉटन पे क्यों नहीं रोक लगाया गया है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप DMH11 जो मस्टर्ड की वैरायटी है, ये कैसी वैरायटी है, और बहुत सारे राइस की, व्हीट की और शुगर केन की जो भी नई वैरायटीज हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में बेटा बहुत सारे जैसे पोर्टल बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर पोर्टल जो हैं, जो किसानों की हेल्प के लिए, एग्रीकल्चर पोर्टल जो हैं, जो किसानों की हेल्प के लिए जो बहुत सारे पोर्टल बनाए गए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ पोर्टल के नाम में अगर मैं ले लूं आपको, जैसे पोर्टल है डैक नेट जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, पोर्टल है डैक नेट। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये क्या है, ये किसके लिए बनाया गया है, किसकी विशेषता क्या, तो आपको मालूम है कि ई एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है। उसी तरीके से बेटा सॉरी, हम लोग बहुत सारे प्लांट्स में जो डिजीजेस होते हैं, प्लांट्स में जो डिजीजेस होती हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि डिजीजेस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। जैसे अब डिजीजेस जो है ना, जो प्लांट्स में जो डिजीज होता है वो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। प्लांट्स में डिजीज जो होता है वायरस के द्वारा भी होता है। प्लांट्स में जो डिजीज होता है वो फंगस के द्वारा भी होता है। और बता दूं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के द्वारा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस जो हैं, कैसे कैसे कौन कौन से डिजीजेस होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको इसका पत्ता नहीं खोलूंगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि व्हाइट बड डिजीज किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से जो डिजीज होता है जिसे व्हाइट बड डिजीज कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, आपको कॉपर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे जिनकी कमी से तमाम रोग होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे विल्ट ऑफ पोटैटो है, सिट्रस कैंकर है, कौन से बैक्टीरिया से होता है ये हम लोग चर्चा करेंगे। वायरस से टोबैको मोज़ेक वायरस है, पोटैटो मोज़ेक वायरस है, तो वायरस से होने वाले डिजीज जैसे TMB टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी आ सकता है बेटा, याद रखिएगा कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है या DNA होता है या दोनों होते हैं। इस सब बातों पे भी हम लोग चर्चा थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया की बात आएगी तो जरूर चर्चा करना पड़ेगा। प्लांट से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण है, फंगस से होने वाले डिजीज, बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सी पर बहुत सारे डिजीजेस हैं, जिसमें 10-12 मुख्य मुख्य मैं आपको बता दूंगा, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद हम लोग ये भी आपको डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्रॉप जो हैं, जो फसल होती हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई धान की फसल सर्वाधिक कहां होती है, शुगर केन सर्वाधिक कहां होता है, जूट कहां सर्वाधिक होता है, कॉफी और टी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। तो ये इस पे हम लोग एक पूरा चार्ट आपको मैं दूंगा कि कहां कहां कौन कौन से एरियाज में सर्वाधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोए जाते हैं, उन पर हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे। साथ में झारखंड जो प्रदेश है, झारखंड प्रदेश में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही हैं वो पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को डिस्कशन करते हुए, जैसे कुछ जैसे मेघदूत ऐप है, जैसे एग्रीओटा क्या है, ई गोपाला क्या है, ई नाम क्या है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। कौन सी से हींग की वैरायटी है, ऐसा फोएटिडा बोला जाता है, ये भारत में नहीं बोया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में भारत के कुछ रेंज में या भारत के कुछ संस्थानों ने हींग की खेती पे भी अपना जोर देना शुरू किया है। बड़ा महत्वपूर्ण फसल है। तो ये इन फसलों को डिस्कशन करते हुए हम लोग एग्रीकल्चर की कुछ और जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए कुछ नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है बात समझ में आ रहा होगा, किस लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं और किस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाहर से ना आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और 99% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्वेश्चन आएंगे। आप बस ईमानदारी से मेरी क्लासेस को, आप ऑनेस्टी के साथ मेरी क्लास को देखते रहें, सुनते रहें और उसको आत्मसात करते रहें। जो भी डाउट हो हमसे पूछें, मैं आपका सॉर्ट आउट करता रहूंगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बाद बेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 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 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले है क्या, ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है। इंटरनेट में बहुत सारे इंटरनेट के आ जाने के बाद फिर हम लोगों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में जो भारत सरकार ने चलाया उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर साथ में हम लोग जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, छोटे छोटे उसके पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर की बहुत सारी, जैसे परम सिद्धि आपका आ गया, जैसे प्रत्यूष है, भारत में इसका क्या पोजीशन है, किसके लिए इनको लाया गया है, इन पर डिस्कशन करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बेटा पूछे जाते हैं और मैं आपको बताऊं कि इन सब पे पूरा अच्छे से डिस्कशन करूंगा और अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोशिश रहेगी कि आपके मस्तिष्क पटल पर मैं जो भी पढ़ाऊं वो आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाए, बेहतर तरीके से समझ में आए। और पढ़ाने के बाद आपका जो रिप्लाई है वो भी जानना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास कैसी लगी, आप लोगों को मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आई। तो कल से फिर हम लोग 7 बजे शाम को अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे जोहार एडू कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डीपीएन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने इस इंट्रोडक्टरी क्लास का समापन करते हुए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।